करीब 15 साल पुरानी ये बात है। प्रयागराज में एक करोड़पति परिवार होता है और करोड़पति परिवार का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम अश्वनी होता है। अश्वनी को रितु यादव नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लेता है। वो लड़का अपने पापा के पास और अपनी माँ के पास पहुंचता है और जाकर कहता है कि मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं जिसका नाम रितु यादव है। परिवार ने जैसे ही ये बात सुनी, खासकर माता पिता ने, तो एकदम उन्हें ऐतराज हो जाता है। कहता है कि लड़की हमारी ब्रादर की नहीं है, हम उससे शादी नहीं कर सकते। जब इस तरह की बात आती है तो वो लड़का जिद पर अड़ जाता है, कहता है कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, उसके साथ जिंदगी जीऊंगा, रहूंगा उसी के साथ। जैसे माँ और बाप ने ये बात सुनी, उन्हें बेइंतहा गुस्सा आ जाता है। साफ साफ कह देते हैं, यदि तुम्हें उसके साथ रहना है तो हम दोनों को छोड़ना पड़ेगा, पूरे परिवार को छोड़ना पड़ेगा, हमारी चल अचल संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, इससे पूरी तरह से बेदखल होना पड़ेगा। लड़के ने साफ साफ बोल दिया कि शादी करूंगा तो उसी से करूंगा और नहीं तो किसी से नहीं। जब ये वाली बात आती है तो उसके बाद फिर परिवार वाले उसे घर से बेदखल कर देते हैं, संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। जैसे बेदखल होता है तो वो लड़की के पास पहुंच जाता है। कुछ दिन तो उस लड़की के साथ लिव इन में रहता है, उसके बाद वो प्रेम विवाह कर लेता है और प्रेम विवाह करने के बाद सोचता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। तभी पति और पत्नी के बीच दिमाग में एक ख्याल आता है और ख्याल इस तरह से आता है कि वो एक मैट्रिमोनियल साइट बनाते हैं और मैट्रिमोनियल साइट बनाने के बाद लोगों को शादी का झांसा दिया करते थे और झांसा देने के बाद उनके साथ वो करोड़ों रुपए की ठगी कर लेते हैं। इस हिसाब से लगातार वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और वो उनका नाम बंटी और बबली के नाम से मशहूर हो जाता है। जो भी जानता है उन्हें बंटी और बबली के नाम से जानता है, पहचानता है। दरअसल जो लड़का है जिसका नाम अश्वनी है, अश्वनी अपने पीछे अपने पिता को छोड़ के आया था, अपनी माँ को छोड़ के आया था, एक बड़ा भाई होता है और एक बहन होती है। घर में 4 सदस्यों को छोड़ के आ जाता है और अपने इन परिवार से बिल्कुल अलग रहने लगता है। जब साल 2026 आता है और ये तारीख आती है 2 जून 2026, दरअसल उसके परिवार के हर एक सदस्य का कत्ल हो जाता है, वो भी बेरहमी के साथ कत्ल होता है। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो यकीन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पर एक गत्ता रखा हुआ था और गत्ते पर साफ साफ लिखा हुआ था, बंटी बबली बहू ने मारा है। बस इतना लिखा हुआ था। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। कत्ल का जो रहस्य खुलकर लोगों के सामने आता है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सदर कोतवाली का एक इलाका है, साउथ मलाका, और साउथ मलाका ही के अंतर्गत सब्जी मंडी है। ये तारीख है 2 जून 2026। दरअसल इस पूरे इलाके में इतनी दुर्गंध हो जाती है सुबह से ही कि लोगों को थोड़ी परेशानी होने लगती है। यहाँ आसपास मार्केट भी है, लोगों का आना जाना ये लगा रहता है और वहाँ पास में पुलिस भी है। तो आपस में लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये सुबह से ही बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है और दुर्गंध की ये आपस में दूसरे से बातचीत करते हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दुर्गंध का जो लेवल था वो और भी बढ़ता चला जाता है। दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। आसपास के लोग समझ जाते हैं कि ये दुर्गंध आ कहाँ से रही है। दरअसल यहीं पर इस सब्जी मंडी में एक 2 मंजिला मकान है। लगभग उसकी ये हिस्सा है, लगभग 8000 वर्ग फुट का एरिया है। उसके ऊपर वाली मंजिल पे तो मकान बना हुआ है, लेकिन नीचे लगभग 14 दुकानें बनी हुई हैं। लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो ये जो दुर्गंध है ये इसी मकान के अंदर से आ रही है। पुलिस को जब सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद पुलिस ने जब देखना शुरू किया, जो सीढ़ी वाला दरवाज़ा है वो बिल्कुल खुला हुआ है, वहाँ जाने का कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाले जो घर में जाना है तो जाने के लिए उन्हें फिर रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। पुलिस ने अब उस दरवाजे को खोलने के लिए ताला था लगा था, ताले को तोड़वाती है पुलिस और ताला तोड़वाने के बाद जब दरवाज़ा खोला जाता है तो खोलते पता चलता है कि जो इनकी बेटी है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, नाम उसका मीनाक्षी होता है। मीनाक्षी की जो लाश थी वो बिल्कुल जो जीने का दरवाज़ा है थोड़े से फासले से पड़ा हुआ था। पुलिस समझ जाती है कि कुछ इस घर के ही अंदर बड़ी बात हुई है। अब इस घर के अंदर और भी कई सदस्य हैं। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से, सर्विलांस की मदद से और बाकी जो टीम आई हुई थी उसकी मदद से अपना पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया। एक कमरे में पहुंचते हैं, कमरे में जाकर देखते हैं बेड पर इस घर का जो मुखिया होता है जिसका नाम वीरेंद्र कुमार है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, उसकी भी लाश पड़ी हुई थी। और जो उनकी पत्नी है जिनका नाम अनीता है, उम्र जिनकी लगभग 65 साल के आसपास है, उनकी भी वहां पर लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने देखा क्या कि जो बेटी मीनाक्षी है उसके भी सर में कोई भारी वस्तु मारी गई थी और जो उसके पिता हैं जिनका नाम वीरेंद्र है और माँ है जिसका नाम अनीता है, उनके सर में भी कोई भारी वस्तु मारी गई थी। यह हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, किसने अंजाम नहीं दिया है, पुलिस जब इन्हीं मामलों की, इन्हीं बिंदुओं की पड़ताल करने में जुट जाती है तब पुलिस को वहां जहां पर ये 2 लाशें एक जगह रखी हुई थी बेड पर, वहीं पास में ही पुलिस को एक बड़ा सा गत्ता मिल जाता है। बड़े से गत्ते पर लाल रंग की उससे
पेंसिल से लिखा हुआ था कि बंटी बबली बहू ने मारा। बस इतना लिखा था। अब पुलिस इसकी जब जांच पड़ताल में जुट जाती है, घर में जो सारा सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तभी आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है, जो रिश्तेदार होते हैं उनके भी जमघट लग जाता है, जो इस परिवार को जानता था पहचानता था उनका भी जमघट लग जाता है। उन लोगों ने बताया कि इस घर में पति पत्नी यानी कि वीरेंद्र कुमार, उनकी पत्नी अनीता, बेटी जिसका नाम मीनाक्षी होता है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है, और एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अभिषेक और जिसकी उम्र होती है लगभग 38 साल के आसपास। 4 सदस्य हैं, लेकिन 3 की लाश मिल जाती है और चौथा सदस्य गायब है। जब पुलिस ने उसके नंबर पर बातचीत करने की कोशिश की तो उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, उसका नंबर बंद था। पुलिस ने सबसे पहले उसी को ही प्राइम सस्पेक्ट माना कि आखिरकार वो अचानक से कहाँ गायब हो गया है। अब इसके बाद पुलिस ने जो डॉग स्क्वाड की मदद से ये पता करने की कोशिश की कि कहीं से कुछ सबूत हासिल लग सके। एक तरफ डॉग ऊपर वाली मंजिल पर जाता था, वहां चारों तरफ घूमने के बाद फिर नीचे आता था, और नीचे आने के बाद वो सीधा पहुंच जाया करता था दुकान पर। वो दुकान जिसको जो अभिषेक है जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है, जो कि गायब है, उसकी दुकान के सामने खड़ा हो जाता है। वेस्टाइज के नाम से उसकी एक दुकान होती है। दुकान के सामने जो खड़ा हो जाता है, देखते क्या है पुलिस वाले कि उस दुकान का ताला लगा हुआ है, और पुलिस को यहां से भी कुछ ऐसा लग रहा था कि हो ना हो यहां भी कुछ बात है। पुलिस ने जब उस दुकान का ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद उस शटर उठाया, और शटर उठाने के बाद देखते क्या है कि जो अभिषेक गायब था वो मिल नहीं रहा था। दरअसल उसकी तो लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछा, उसके कपड़ों से, उसके हुलिये से ये पहचान पड़ जाती है कि ये अभिषेक है जिसकी उम्र 38 साल के आसपास है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। बॉडी को देखकर लग नहीं रहा था कि आखिरकार किसकी है। ऐसे ही उसके पिता की, ऐसे ही उसकी माँ की, उसकी बहन की भी हालत कुछ ऐसे ही हो रही थी। पुलिस ने इन सब लाशों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई थी। भारी वस्तु मारने की वजह से इनकी चारों की मौत हो चुकी है, यानी कि इनकी कत्लेआम को अंजाम दिया गया था, कोई भारी वस्तु मारने से दिया गया था। अब पुलिस ने यह भी जांच करना शुरू किया, क्योंकि वहां पर एक गत्ते पे लिखा हुआ मिला था, बंटी बबली बहू ने मारा। अब ये बंटी बबली बहू कौन है? तो जब इसके बारे में रिश्तेदारों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साहब करीब करीब 15 साल पुरानी बात है। जो इनका छोटा वाला बेटा जिसका नाम अभिषेक होता है, अभिषेक को रितु यादव नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, और परिवार को इस बात पर बहुत ज्यादा ऐतराज था। वो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन के बाद वो प्रेम विवाह कर लेते हैं, और परिवार इस बात को लेकर इतना खफा था कि अभिषेक को बिल्कुल अपनी संपत्ति से, अचल संपत्ति से उन्हें बेदखल कर देता है, और बेदखल करने के बाद कहता है कि तुम्हें अब इस घर के अंदर कदम रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो दोनों भी इतने पक्के, इतने मजबूत निकले, तो वो घर से अलग जरूर हुए थे। अलग होने के बाद उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट बनाई, लोगों को शादी का झांसा दिया। झांसा देने के बाद उनसे वो पैसे ऐंठते थे, और इसी तरह से करते करते लगभग उन्होंने कई करोड़ रुपए का लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दी। जब धोखाधड़ी करते हैं तो साल 2024 की बात है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद पति और पत्नी को दोनों को जेल भेज देती है। ये वैशाली की जेल में बताए जाते हैं दोनों के दोनों। अब पुलिस इनके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जो अभिषेक है वो तो अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन जो उसकी पत्नी है रितु यादव, उसको जमानत मिल गई थी, वो जमानत पे छूट जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर एडीजी हो या फिर डीआईजी हो, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ, भारी पुलिस बल आ जाती है, और भारी पुलिस बल पहले से ही जांच पड़ताल कर ही रही थी। अब 5 टीमों का गठन किया जाता है, और 5 टीमों का गठन का मकसद यही था, क्योंकि अभिषेक तो सलाखों के पीछे है। एक टीम वहां भी भेजी जाती है, उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन की हत्या क्यों करवाई, इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि एक गत्ते पे जो नाम लिखा हुआ था। इसी बीच में रितु यादव की तलाश शुरू कर दी जाती है, और लगातार घंटे दर घंटे बीत रहे थे। पुलिस जब पड़ताल कर रही थी, इसी बीच में पुलिस की नजर पड़ जाती है घर के ठीक बाहर जो ट्रैफिक पुलिस जहां बैठती है, वो ट्रैफिक पुलिस के लिए वहां लोगों के आने जाने, गुजरने वाले लोगों के हिसाब से उनकी देखभाल के लिए एक सीसीटीवी लगाए हुए थे। करीब करीब 5 या 6 सीसीटीवी कैमरे बताए जाते हैं, और वो 5 या 6 सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए थे वो बड़ी उच्च क्वालिटी के होते हैं, हाई डेफिनेशन के होते हैं। उसमें से 1-2 कैमरे तो ऐसे हैं जो कि 360 डिग्री पर वो किसी भी दिशा में घूम जाते हैं। उधर जो 5 टीमें हैं वो रितु यादव की तलाश कर रही हैं। एक टीम पहुंच जाती है सलाखों के पीछे जहां अभिषेक से बातचीत करनी थी, और जो कई टीमें थी यहाँ पर वो जुट जाती हैं उन सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ से हो सकता है कुछ तो राज खुलेगा। जो 360 डिग्री पर घूमने वाला कैमरा होता है, वो कैमरा जब इस वीरेंद्र के घर की तरफ जाता है, उसकी बिल्डिंग की तरफ को जब कवर करता है, तो उन्होंने देखते क्या है कि एक व्यक्ति है जो घर के अंदर से निकल रहा है, और ये शाम का समय था। तारीख थी 31 मई 2026।
जब ये व्यक्ति निकल रहा है तो उसने कुछ कपड़े भी ऐसे पहने जैसे वीरेंद्र के कपड़े हों, वीरेंद्र के जूते हो। जब उसे जूम करके देखा जाता है तो उसके हुलिये से, उसकी कदकाठी से उसकी पहचान पड़ जाती है। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि कोई इसको पहचानता है, जानता है कि नहीं जानता है, तो पता चलता है कि कहते हैं कि साहब ये कपड़े तो इसने जो मालिक है उसके ही पहने हुए हैं। पहले वो घर से बाहर निकलता है उसके कपड़े पहने हुए, फिर घर के अंदर जाता है तो कपड़े फिर बदल देता है। अब इस हिसाब से जब उसके बारे में पूछा जाता है तो उसका नाम होता है सनी गुप्ता। सनी गुप्ता के बाप का नाम होता है राम बाबू, जो कि मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के ही इलाके का रहने वाला होता है। पुलिस की एक टीम जाती है उसके घर पर, उसका दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खटखटाने के बाद उससे घर से निकलते हैं तो पूछा जाता है कि सनी गुप्ता घर के अंदर है। वो कहते हैं कि साहब घर के अंदर ही है। सनी गुप्ता जब बाहर निकल के आता है तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि चलो तुम्हें थाने चलना है और साहब ने तुम्हें बुलाया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भागने की कोशिश करता, लेकिन पुलिस ने उसको दबोच लिया क्योंकि वो अब प्राइम सस्पेक्ट था। इस हत्याकांड होने के बाद इस घर में उसकी आवाजाही हुई है, तो क्यों वो घर के अंदर गया है? पुलिस के लिए यही एक बड़ा सवाल था। पुलिस अब इस सवाल को जानने में जुट जाती है। जब पुलिस इससे बातचीत करती है तो कहता है कि साहब जो भी बात है मैं आपको बिल्कुल सही सही बता दूंगा, लेकिन आप मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत। पुलिस कहती है कि अगर तुम सच सच सारी बातें बताओगे तो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। पूछताछ के बाद बताया कि जो उनका बड़ा बेटा है जिसका नाम अभिषेक है, अभिषेक की उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और क्यों दोस्ती इसलिए होती है कि उसी की एक दुकान में वो समोसे की और कचौड़ी की दुकान चलाता है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये तारीख थी 31 मई 2026 के दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जो अभिषेक होता है वो सनी गुप्ता से कहता है कि एक काम करो, कचौड़ी लेके आ जाओ और साथ में बियर भी लेके आना, आज बैठकर पीने का मन कर रहा है। इसी बीच में बैठकर पीते हैं, पीने के बाद बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहता है, जो अभिषेक होता है अपने दोस्त सनी से कहता है कि सनी यार तुम्हें पता भी नहीं है इस बात का कि मुझ पर कितना कर्जा हो रहा है। मैं अपने बाप से अगर एक पाई भी मांगता हूं तो मेरा बाप एक पाई देने को भी इनकार कर देता है। बड़ी मुश्किल से दुकान चल रही है। दुकान पर वो डिटर्जेंट पाउडर बेचता है, ब्लीचिंग पाउडर बेचता है, साथ ही हार्पिक जैसे सामान बेचता है। वेस्टाइज के नाम से उसकी एक दुकान होती है। वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इसी बीच में उसने फैसला किया कि अगर हम लोग मिलकर दोनों अपने ही घर में डकैती डालें तो कितना बढ़िया रहेगा। वो कहता है कि मेरे बाप ने साल 2022 में मुझे बेदखल कर दिया है, तब से वो मुझे कुछ पैसे देते ही नहीं है। हालांकि दुकान से लाखों रुपए का किराया आता है, लेकिन लाखों रुपए किराए के यहाँ आने के बाद भी मेरा कुछ हिस्सेदारी नहीं है। बहन को वो सारा काम करा रहे हैं, बहन को उन्होंने गिफ्ट की दुकान भी खुलवाई, लेकिन जब मेरा नंबर आता है तो वो कुछ काम कराते ही नहीं है। एक भाई जो उसका छोटा है वो तो सलाखों के पीछे है, लेकिन जो बड़ा भाई है वो भी अपने बाप से पूरी तरह से दुखी है, परेशान है। उसकी कोई मदद नहीं हो रही थी। जब वो पैसे मांगता था बाप उसको साफ साफ इनकार कर दिया करता था। हद तब हो जाती है जब साल 2022 में बाप ने ही अपने बेटे को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर देता है। और इस घटना से करीब करीब 15 साल पहले छोटे बेटे को उसकी शादी करने की बात से बेदखल कर देता है। कारण जो भी रहे हों, लेकिन ना बड़े बेटे की शादी हुई थी और ना ही बेटी की शादी हुई थी। और ये परिवार में 4 सदस्य ऐसे ही रह रहे थे और जो छोटा होता है वो घर से दूर ही रह रहा था। अब इसने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं कि पहले अपने दोस्त के साथ मिलता है, दोस्त से कहता है कि मिलकर इसे अपने घर में डकैती डालते हैं और जो होगा वो देखा जाएगा। ये 31 मई 2026 की 5 बजे के आसपास का वक्त था, क्योंकि जो उसकी बहन मीनाक्षी है वो 5 बजे राइट टाइम अपनी गिफ्ट की दुकान खोलती है। वो ऊपर से उतर के नीचे आती है क्योंकि वो दरवाजा पूरी तरह से बंद रहता है। वो समझ जाता है कि बहन आने वाली होगी। अपने दोस्त सनी को लेकर एक लोहे की रोड लेकर पहुंच जाता है और जैसे ही उसकी बहन ने उस ऊपर वाले कमरे से नीचे उतरने के लिए, जीने पाने के लिए दरवाजा खोलती है, इसी बीच में मौका पाते ही वो जीने पर पहले से ही पहुंच जाता है और बहन को संभलने का बिल्कुल मौका देता ही नहीं है। पूरी ताकत से अपनी बहन के सर में रोड मार देता है और जैसे बहन को रोड लगती है तो एक ही रोड में उसकी बहन की हत्या हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है और खूनम खान हो जाती है। तुरंत ही उसकी जो शरीर होता है उसको खींचते हुए ऊपर लेके जाते हैं और उसे जीने के पास में ही जाके डाल देते हैं। जो इसकी माँ है जिसका नाम अनीता है, अनीता अक्सर बीमार रहती है और बीमार रहने की वजह से वो बेड पर ही पड़ी रहती है। पिता हैं जो काफ़ी बूढ़े हैं, वो भी उस वक्त बेड पर ही पड़े हुए थे। ये अपने दोस्त अभिषेक अपने सनी को लेकर अंदर पहुंचता है। अंदर जाने के बाद रोड लेता है। रोड लेने के बाद पूरी ताकत से अपनी माँ के सर में मारता है, उसके बाद फिर अपने पिता के सर में मारता है और उनकी हत्या कर देता है। यानी कि दोनों की जब सांसें बिल्कुल पूरी तरह से थम जाती हैं, जब वो मर चुके होते हैं, उधर बहन भी मर चुकी है, उसके बाद फिर वो अपनी अलमारी खोलता है। अलमारी से जो लिहाफ, गद्दे या कपड़े जो भी रखे हुए थे सब उनके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल बेसुध थे, उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं था। 3 लाशें घर के अंदर पड़ी हुई थी और एक एक चीज को देखा जाता है। घर के अंदर से लगभग उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का जो सोना था वो अपनी कब्जे में ले लिया। साथ ही उनमें 350 ग्राम के आसपास की चांदी थी और कुछ नगद पैसे रखे हुए थे, वो वहां से लेते हैं। लेने के बाद सीधा दोनों के दोनों, जो उसका दोस्त है सनी गुप्ता, अब अभिषेक, यहाँ से नीचे दुकान पहुंचते हैं और अपने दुकान में जाने के बाद
अंदर बैठ जाते हैं। अंदर बैठने के बाद शटर को नीचे कर लेते हैं। अब इस बीच में दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद जो अभिषेक होता है, उसने अपने दोस्त को, जो इस पूरे हत्याकांड में बिल्कुल शामिल रहा था, उसने अपने दोस्त को क्या काम करता है कि 5 सोने की चूड़ियां और एक गले का हार देता है। कहता है कि तुम इसे रखो और तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसे वो तसल्ली देता है। वो कहता है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का ये सोना है और तुम मेरे हिस्से में थोड़ी चिल्लर दे रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है? मैंने जब बराबर का हिस्सेदारी दी है, मैं बराबर इसमें हत्याकांड में शामिल रहा हूं, तो फिर मुझे आधा हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है? जब इस तरह की बात आती है तो दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी होती है तो उसने बहाने से उस 5 चूड़ियों को और जो हार था उसको हाथ में लेता है और इसी बीच में मौका पाती, जिस रोड से उन्होंने ऊपर जाके हत्या की थी, उस रोड को अपने हाथ में लेने के बाद पूरी ताकत से उस अपने दोस्त अभिषेक के सर में मार देता है। जैसे ही सनी ने उसके सर में मारा, एक ही रोड में जैसे बाकी लोग मर गए थे, एक रोड में ये भी मारा जाता है। अब जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद जो घर, इसमें दुकान के अंदर जो कपड़े धोने का पाउडर रखा हुआ था, या फिर ब्लीचिंग रखी हुई थी, या फिर हार्पिक वगैरह रखा हुआ था, उसने उसका इस्तेमाल किया। उसने उसकी बॉडी में पूरा डाल दिया ताकि उसकी बॉडी एकदम पहचान ना पड़ सके, उसका चेहरा जल जाए या शरीर झुलस जाए। उसने कुछ इसी तरह का इंतजाम किया। इसके बाद यहाँ से सामान इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद सीधा ऊपर पहुंचता है और उसने मालिक के कपड़े पहने हुए थे। जिस दुकान के पर वो किराए पर रहता है, उसका जो मालिक है, उसके मालिक के पास जाता है। वहां जाने के बाद उसके कपड़े पहन लेता है ताकि उसके शरीर पर कुछ चीजें बिल्कुल भी ना आ जाए। अब यहाँ से भी ये सब काम कर रहा था क्योंकि उसके नीचे उतरना था, एक आध बार चक्कर लगता है। और इसी बीच में जो ये कैमरा है 360 डिग्री घूमता है। जब वो 1-2 बार उतरता है तो सिर्फ एक ही बार कैमरे में कैद हो जाता है। और जब इसके चक्कर वैसे लगते रहते हैं, यहाँ से सामान लेके जाता है, वहाँ जो कपड़े धोने का पाउडर है उसे भी घर के अंदर फेंक देता है इधर-उधर। और साथ ही जो उसने और हार्पिक है या और ज्वलनशील पदार्थ हैं वो उधर-उधर फेंकता है। उसका मकसद यही था कि ताकि फिंगरप्रिंट ना आ जाएं। उन फिंगरप्रिंट से बचने का उसका एक रास्ता था। उसके बाद वो एक बार कपड़े पहन के आया था, उसके बाद कपड़े उतार देता है, शूज उतार देता है। उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मेरे ऊपर ये सब सामान ना आ जाए, इसलिए उसने ऐसा किया। अब वो जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, उससे ये भी पूछा था कि तुमने ये हत्या क्यों की थी? उसने कहा कि मेरे हिस्से में इतना थोड़ा सामान आया था और मैंने हिस्सेदारी पूरी की थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। यानी कि 3 हत्याएं जो की थी वो बेटे ने की थी और तीसरी हत्या यानी कातिल का जो कत्ल करता है वो उसका दोस्त कर देता है। वो जो दोस्त दोनों एक फैसला करते हैं कि घर में डकैती डालते हैं। लेकिन जब पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या छोटा बेटा जो 15 साल पहले बेदखल कर दिया गया था, शायद इसी ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस की जांच में और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने 12 घंटे में इस घटनाक्रम का खुलासा करा। और घटनाक्रम का खुलासा करने के बाद पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे सस्पेक्ट समझ रहे थे, जिसे मतलब कि छोटे वाले बेटे को, उसकी पत्नी को, वो उनका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था। और जिसने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया, बाद में उसका कत्ल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।